तो एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं गाइस, और ICA 2 के कॉर्पोरेट फाइनेंस का वीडियो भी आ चुका है। तो ICA 2 में अपने को 4 कंसेप्ट आने वाले हैं एग्ज़ाम में, जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एकदम सिंपल टॉपिक्स है और 10 में से 10 सबको आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो सबसे पहले चालू कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है समझ लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है हैना, और हैना को चाहिए एक गाड़ी, और ये गाड़ी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो हैना बैंक में जाती है और लोन लेती है। तो लोन एक बोरोड फंड है और बोरोड फंड डेप्थ होता है। ठीक है, तो वो डेप्थ जो हैना लेती है 1 लाख रुपए का, उस पर उसको इंटरेस्ट लगता है जो है 10% का। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करने का ना एक फॉर्मूला भी होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को पहले अपन लिखते हैं KD से। अब KD का फॉर्मूला है इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स। ये 1 माइनस टैक्स अपन इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपन वो बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें इंटरेस्ट माइनस हो जाता है जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए 1 माइनस टी लिखता है। वो आपको याद रखना है तो रखो, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला सब्सटीट्यूट कर दो एग्ज़ाम में और मार्क्स ले लो। सो अभी अपन यही एग्जांपल कंसीडर करके हैना को 10 लाख रुपए का चाहिए गाड़ी, 10 लाख 1 लाख जो भी अमाउंट रहेगा, और उस पर 10% का लग रहा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट परसेंट में लिख दो पहले 10%, और टैक्स रेट अपन समझ लेते हैं कि 30% का टैक्स है। तो 1 माइनस 0.3 का टैक्स, तो ये होता है 10% और इंटू 0.7, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.7, 7%। ये हुआ। और समझो अगर कॉस्ट ऑफ ये टैक्स रेट अपना हो गया 40%, तो वापस वो भी करके देख लेते हैं। तो 10 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 10 और 0.6, 6%। तो ऐसे आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाल सकते हो। तो वो था कॉस्ट ऑफ डेब्ट का सिंपल सा फंडा, मतलब जो भी आप बोरोड फंड ले रहे हो उसके ऊपर आपको क्या कॉस्ट लग रही है, मतलब कितना टक्का पैसा लग रहा है, वो कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसमें और एक फार्मूला है जो है रिडीमेबल वाला, बट मेरे को नहीं लगता कि वो रिडीमेबल बोरोड फंड का कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसको अपन स्किप कर देते हैं। अब अपन सेकेंड पे चले जाते हैं। तो सेकेंड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बात करता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर हुआ तो वो कितना टका रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कंपनी से, तो वो हो जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सर ने अपने को 2 टाइप सिखाया है, एक है विदाउट ग्रोथ और एक है विद ग्रोथ। ठीक है, तो विदाउट ग्रोथ क्या कहता है कि मतलब जो भी डिविडेंड एक कंपनी दे रही है शेयर पे, और उसका मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दो, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखते हैं KE से। उसका फॉर्मूला है DO अपॉन PO, या फिर DPS अपॉन MPS, जो है डिविडेंड पर शेयर, और ये है मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये बिना ग्रोथ वाला फार्मूला है, मतलब इसमें कंपनी ग्रो नहीं कर रही, अपन ग्रोथ का फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहे इसमें।
तो डायरेक्ट जितना भी कंपनी डिविडेंड दे रही है और उसका स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाता है अपना ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसके रिलेटेड भी एक सम कर देते हैं अभी। तो ठीक है, सम पे अपन आ चुका है। एक सम ले लिया अपन ने जिसमें अपने को दिया है कि मार्केट प्राइस है 125 और डिविडेंड है 20 रुपया। तो अभी अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगा देंगे जो है DO अपॉन PO या फिर DPS अपॉन MPS। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर अपने को दे दिया है जो है 20 रुपये, MPS अपने को दे गया 125 रुपये। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, जो है 20 डिवाइडेड बाय 125 ये होता है 0.16। और इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 16%। ठीक है, इंटू 100 कर दो तो 16% हो जाता है। तो ये हुआ बिना ग्रोथ वाला। अगर समझो अपन यही क्वेश्चन ले वापस और ग्रोथ ऐड कर दे तो वापस लिख देता हूँ मैं, MPS है 125, डिविडेंड है 20 और ग्रोथ पकड़ लेते हैं अपन 10%। ठीक है, तो ग्रोथ का फॉर्मूला अलग है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, उसमें है D1 अपॉन PO इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है, तो ये D1 कैसे आता है आप ये करोगे तो D1 आता है DO प्लस ग्रोथ से। तो अभी DO प्लस ग्रोथ अपना क्या है, तो DO है अपना डिविडेंड जो पहले मिला था 20 रुपये, ग्रोथ है अपना 10%। तो 20 पे 10% ऐड कर दो तो 20 प्लस 10% तो आ जाता है 22। यहाँ पे लिख दो 22। अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, 22 अपॉन 125 इंटू 100 प्लस ग्रोथ है 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ 22 बाई 125 इंटू 100 17.6 परसेंटेज प्लस 10%। तो ये हो जाएगा 27.6%। गेम ओवर, अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ डेप्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे। लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका हो जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ। अगर मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर जो भी हुए वो कोई भी मतलब जितने पे इश्यू हुए और जितने पे रिडीम हुए दोनों सेम हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सेम होगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं कि अगर डिस्काउंट पे इशू है, प्रीमियम पे इशू है या फिर नॉर्मल इशू है और रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, ऐसा सब कॉम्प्लिकेशंस पे, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला में लिखते हैं अपन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले अपन प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड कर देंगे क्योंकि वो तो सबसे पहले देना पड़ता है। फिर अपन रीडिंग वैल्यू को प्लस कर देंगे इशू प्राइस से, माइनस करेंगे, सॉरी माइनस। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। इसको होल ओपन कर देंगे रीडिंग वैल्यू, यहाँ पे प्लस आता है इशू प्राइस अपॉन 2 और इसको 100 कर देना। तो ये इसका फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला है।
तो ठीक है, तो अब एक प्रेफरेंस शेयर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने को दिया है कि प्रतीक सिंह लिमिटेड issued 10% preference shares of ₹100 each. Find the cost of preference dividend. तो अपने को पता है प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड। बट अभी इसमें क्वेश्चन में तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो दिया ही नहीं है। तो ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर है ना, ये 10% ही उसका डिविडेंड होता है। तो 10% कैलकुलेट कर दो 100 रुपये का, तो वो हो जाता है 10 रुपये होता है शायद। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% कर दो, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अभी एक कॉम्प्लेक्स सम लेते हैं जिसमें वो वैल्यूज़ आती है, रिडीम वैल्यू, इशू प्राइस एंड वो सब वाला एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया जिसमें है रुशिता फास्ट फूड लिमिटेड issued 10% preference share at a discount of 10% which can be redeemed at a premium of 10% after 10 years। तो मतलब इशू किया है उसने 10% का डिविडेंड पे प्रेफरेंस शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किया है, और रिडीम होगा प्रीमियम पे। तो सबसे पहले अपन डाल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला। इसमें इशू प्राइस ईयर सब है, तो वो बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। बड़ा वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, जो है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आ जाता है प्लस रिडीम वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हो जाएगा रिडीम वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2, इसको 100 कर लेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड अपने को पता है जो है 10%, तो डायरेक्ट 10% का 10% डाल दो, फिर यहाँ पे प्लस मार दो, फिर रिडीम 10% प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब 10% 100 रुपये में ऐड होगा। अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं था, 100 रुपये का एक शेयर है, वो लिखना रह गया था। हाँ ठीक है, तो 100 रुपये का शेयर था, वो 10% प्रीमियम पे इशू हुआ, तो 110 रुपये पे रिडीम होगा। इशू हुआ था डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट मतलब 90 पे इशू हुआ। नंबर ऑफ़ ईयर्स है 10। यहाँ पे सेम एडिशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वो कुछ आ जाएगा 10% प्लस 110 माइनस 90। कैलकुलेटर किधर गया मेरा? 20 रुपये। यहाँ पे हो जाएगा 200 0 कैंसिल कर देते हैं। हंड्रेड उड़ जाएगा, 12% आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन ने तीनों सीख ले, जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का होता है DPS अपॉन MPS, या फिर PO अपॉन PO अगर ग्रोथ नहीं रहा, और अगर ग्रोथ रहा तो B1 PO इंटू 100 प्लस ग्रोथ। इसको भी 100 में लिख सकते हो, वैसे तो परसेंट में निकालना है इसलिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ये 2 फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के एक ही आएगा, सर ने और एक दिया बट मेरे को नहीं लगता वो आएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो अपन ने अभी किया, जो था प्रेफरेंस डिविडेंड। नहीं तो अगर इशू प्राइस और वो सब लोचा वाला आया तो
आर वी आई पी अपॉन एन आर वी प्लस आई पी अपॉन 2 इंटू 100। तो ये सब फॉर्मूला आप याद कर लो, तो अपन आगे WCC ईज़िली कर पाएंगे। तो WCC का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये 3 कंसेप्ट का एक वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कंपनी को एक बोरोड फंड लेने पे कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ता है वो बताता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब अगर कंपनी कुछ इशू कर रही है अपने इक्विटी के लिए, तो वो इक्विटी इशू करने में उनको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मतलब अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का अलॉटमेंट कर रही है तो कंपनी को कितना कॉस्ट लग रहा है। तो वो सब कॉस्ट अपने को मालूम पड़ता है कि कंपनी को कितने कॉस्ट पड़ रही है। तो ये कंसेप्ट उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आपको ये फील्ड पसंद है। चलो बाय।